नमस्कार मित्रों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे संधि में पढ़ रहे थे विसर्ग संधि और विसर्ग संधि की चर्चा कर रहे थे। और विसर्ग संधि के हमने कल इससे पहले वाली वीडियो के अंदर 2 नियम पढ़े थे, जैसा कि पेज आपके सामने पड़ा है। तो इसमें सबसे पहली बात कि हम जो नियम पढ़ रहे थे दूसरा, तो वो क्या था। दूसरे नियम में हम पढ़ रहे थे नो स्वर हो, स गो सुवर्ण हो और र हो जाता है। तो इसी प्रकार कुछ नियम आए थे, जैसे प्रादुर्भाव, निरर्थक, ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। और इसके बाद मैंने आपको कहा था कि कुछ इसके थोड़े अपवाद हैं। एक अपवाद में शब्द आता है जो हमने व्यंजन संधि में पहले पढ़ा था, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। जैसे इसको आप 3 नंबर भी लिख सकते हो और अपवाद भी लिख सकते हो, अपवाद भी कर सकते हो आप, इसको 3 नंबर भी लिख सकते हो। और इसमें सबसे पहली बात आपको याद रखने वाली क्या है कि जैसे हम नियम पढ़ रहे थे कि नो स्वर हो और नो स्वर, विसर्ग हो, प्लस में क्या हो, अंतस्थ वर्ण हो। अंतस्थ में सबसे पहली बात आपको याद रखने वाली बात है कि र हो। विशेष तौर पे अंतस्थ कोई सा भी हो, जैसे कि हमने पहला नियम पढ़ा था कि नो स्वर हो और अंतस्थ हो तो इसका क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो हमने इसमें स्वर में तीसरा भी लिया था, चौथा भी वर्ण लिया था, कुछ इसमें देखो अंतस्थ वह भी लिया था इसके अंदर, तो वह का भी और आ का भी प्रयोग किया था, यानी सभी का प्रयोग कर चुके हैं और है का भी प्रयोग किया था। तो इसी प्रकार से एक आज शब्द देखते हैं हम अंतस्थ में, कौन सा, य र ल व। नो स्वर हो, याद रखें इस बात की भी, स्वर कितने, 9। कौन से स्वर को छोड़ के, ए आ को छोड़ के, ए और आ को छोड़ के, ए आ को छोड़ के 9 स्वर हो। और 9 स्वर के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क्या हो, र हो। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। इतना हमने इसमें नियम कल पढ़ा था। तो ये 3 नंबर भी कह सकते हैं और अपवाद भी कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको 3 नंबर कहना थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि ये नियम अलग हो जाता है थोड़ा सा। जैसे शब्द आता है हमारे सामने नी, विसर्ग, प्लस में, ये शब्द आ गया हमारे सामने। तो अब आप इसमें देखिए, सबसे पहली बात आपको देखने वाली ये है कि इसके अंदर विसर्ग आया हुआ है, यानी न है। न के बाद क्या है, ई, और ई के बाद क्या है, विसर्ग, और इसके बाद क्या है, र। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हमारा नियम कहता है कि विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। और र कौन सा, हलंत, क्या हो जाएगा, र। तो जोड़ दीजिए इसको, नी र, शब्द क्या बन गया, निर, प्लस में रोग। इसको जोड़ेंगे तो देखते हैं कैसे, निर प्लस में रोग। तो यहां क्या है, हलंत, यहां क्या है, पूरा र। और र के बाद र आया है, र के बाद र आया है। तो ये नियम क्या कहता है कि इस र का क्या हो जाएगा, लोप। इस र का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा हमारे सामने, शब्द बनेगा एक नया, नी रो ग, प्लस का निशान, यानी ये र खत्म हो गया। और इसके साथ साथ एक और नियम होता है भी, अगर ई है यहाँ पे, इस ई का क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगी। तो शब्द फिर जोड़ दीजिए, नी रो ग, शब्द क्या निकल कर आया हमारे सामने, निरोग। इसी प्रकार एक और शब्द आता है, जैसे
नी प्लस में रज, नी प्लस में रज, विसर्ग के बाद र है तो विसर्ग का क्या हो गया रै, और ये जो लघु ई है और इस लघु ई को क्या हो गया दीर्घ ई, और क्या गया रै जय, और इस रै का क्या हो जाएगा लोप, तो शब्द क्या बनेगा नीरज। तो ये ज़्यादा तो आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी हम व्यंजन संधि के अंदर बढ़िया तरीके से चर्चा कर चुके हैं, व्यंजन संधि में इसको हम पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा दोबारा नियम बता देता हूँ। जैसा है, जैसे एक शब्द आता है ऊ का, दू प्लस में राज, दू प्लस में राज, तो शब्द क्या बनेगा, यानी रै अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है तो इससे पहले क्या है विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा रै, आगे क्या है राज, यहाँ क्या है ऊ, यहाँ क्या है द, तो इस रै का क्या हो जाता है लोप, और ये ऊ क्या हो जाता है दीर्घ, ये ऊ क्या हो जाता है दीर्घ ऊ हो जाता है, और प्लस में क्या है राज। अब जोड़ दीजिए दू रा ज, शब्द क्या बनेगा दुराज। तो इसी प्रकार से शब्द आते हैं, तो आप देख लीजिए दू रा जा, दुराजा, तो दू विसर्ग प्लस में राजा, ऐसे शब्द बनते हैं। ये अपवाद था। कौन सा नियम पढ़ रहे थे हम, जब इससे पहले वाली वीडियो के अंदर दूसरा नियम पढ़ रहे थे, तो उसमें रैक यानी नौ स्वर के बाद विसर्ग आए थे, और विसर्ग के बाद में अंतस्थ वर्ण आए थे। अंतस्थ में एक रै का थोड़ा सा अलग नियम होता है, तो इसको अपवाद की कैटेगरी में रखते हैं। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। इसी प्रकार से हम आज बात करते हैं आगे जो नियम रहते हैं हमारे, ये हम पढ़ रहे थे अघोष, सॉरी सघोष, ये हम पढ़ रहे थे सघोष, और आज पढ़ेंगे अघोष। ये सघोष वर्ण पढ़ रहे थे और आज पढ़ेंगे हम अघोष। जैसे जैसे आप ध्यान रखें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि, विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, जैसे स्वर कि वर्णों को हम बांटें किस किस भाग में बांट सकते हैं। नंबर 1 स्वर में बांट सकते हैं, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अंतस्थ, और नंबर 4 ऊष्म व्यंजन। ये 4 भागों में बांट सकते हैं हम। और जो व्यंजन है, और व्यंजन में खास तौर पे ये भी व्यंजन होते हैं, ये भी व्यंजन होते हैं, इसको ज़्यादातर हम नाम देंगे सपर्श, जो 25 होते हैं। तो बताओ मेरे को आप है कि सघोष में सभी स्वरों की चर्चा कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं हम विसर्ग संधि में? आप कहोगे जी बिल्कुल कर चुके हैं। और सपर्श व्यंजन में कितने रहते हैं? सपर्श व्यंजन में कितने वर्ण रहते हैं? सपर्श व्यंजन में आप कहोगे जी एक तो रहता है पहला वर्ग में से एक पहली लाइन और एक दूसरी लाइन, पहली लाइन और दूसरी लाइन, ठीक है। और अगर इसके बाद हम बात करें, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अगर इसके बाद अंतस्थ की बात करें तो अंतस्थ भी हम पढ़ चुके हैं, ये एक हमारा अपवाद रहता था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए आप, आज हम सघोष की बात कर रहे हैं, सघोष में कौन से पढ़ चुके हैं। अब एक ऊष्म रहता है हमारा, ऊष्म नहीं पढ़ा हमने, और एक वर्ग का दूसरा तीसरा, एक पहला और दूसरा नहीं पढ़ा। कैसे? जैसे क ख च छ ट ठ त थ और प फ, ये पहला और दूसरा। इसके आगे जो 3 थे, 4 थे, 5 थे, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। किस में कर चुके हैं? सघोष में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो कल मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताया था ये वर्ण क्या होते हैं। ये होते हैं अघोष। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं
ऐ घोष और स घोष, तो स घोष की हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें देखिए एक रहता है उसमें व्यंजन स और स, इसमें हम है की चर्चा कल भी कर चुके हैं, अंतस्थ की भी कर चुके हैं, स्वर की भी चर्चा कर चुके हैं, स्वरों की आज हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से चर्चा करेंगे, कैसे करेंगे चर्चा कि आपको देखते याद हो जाए। तो इससे पहले हम 3 नियम पढ़ चुके हैं, आज हम बात करते हैं नियम नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं? नियम नंबर 4 की बात करते हैं। जैसे स्वर, सबसे पहले आप कुछ समझ लीजिए, स्वर के साथ क्या लगता है? विसर्ग लगता है। इसके बाद क्या आता है? प्लस। इसके बाद क्या है? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ। तो ये हमारे 5 वर्ग आ गए। क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, त वर्ग आ गया और प वर्ग आ गया। अब बात रहती है स की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ्य। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत्य। और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ्य। इतनी बात समझ में आई आपको कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य। और इसी प्रकार से त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत्य। और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। ये वर्गों की चर्चा हम वर्ण विचार में अच्छी प्रकार से कर चुके हैं। अब बताइए आप, विसर्ग संधि में हम पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि में आपने देखिए विसर्ग लिखा, कुछ समझने वाली बात थी, कुछ याद करने वाली बात थी, नहीं थी। स्वर लिखा, कोई याद करने वाली बात थी? बिल्कुल नहीं। व्यंजन में सपर्श व्यंजन लिखा हमने, कोई याद करने वाली बात थी? नहीं। अंतस्थ लिखा, कोई याद करने वाली? उसमें ये जो क, च, ट, त, प, ये दोनों वर्ग लिखे, इसमें कोई याद करने वाली बात थी? बिल्कुल। ये चीज़ें आपको याद है, सिर्फ और सिर्फ समझना है आपको। कैसे समझना है? इस प्रकार से समझना है कि हम इन वर्णों को किस प्रकार से एक संयोजिक रूप से कैसे इनको सजाएं कि हमारा नियम बन जाए और हमें ज़्यादा चीज़ें याद भी ना करनी पड़े। जो चीज़ें हमें याद है उन्हीं के हिसाब से, जो चीज़ें हमें याद है उन्हीं से हम नई चीज़ों को कैसे सीखें, जो चीज़ें याद है उनसे कैसे सीखें। मैं कहता हूँ कि आपको विसर्ग संधि पूरी याद है, बिना पढ़े याद है। सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ें देखनी है कि कौन सा स्वर, कौन सा व्यंजन, कौन सा वर्ण कहाँ पे हमें लगाना है। सिर्फ आपको ये चीज़ें देखनी है। मैं कहता हूँ सारी विसर्ग संधि आपको याद है, उंगलियों पे याद हो जाएगी, आप विश्वास कीजिए। तो क्या वर्ग है? तो इसमें इस स का बताइए मेरे को आप, जो ये स है, इस स का बताइए। तो आप कहोगे ये तो सर तालव्य स है, तो लिख दीजिए यहाँ। तो दूसरे स को बताइए, जो इसका उच्चारण स्थान क्या है? आप कहोगे जी इसका तो मूर्धन्य होता है। क्रम से हमने लिखा था, उच्चारण स्थान की ट्रिक हमने पढ़ी थी, तब चीज़ें सब पता है हमें। इसके बाद दंत्य स, तो ये तो दंत्य स है सर, इसको दंत्य में लिख दीजिए। तो हम बात कर रहे थे 13 स्वरों, 13 व्यंजनों की भी, जो हमारे 13 व्यंजन रहते हैं, बाकी विसर्ग संधि में कंप्लीट हो जाएगी इन 13 व्यंजनों में। इन्हीं 13 व्यंजनों में हमारी विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो चाहिए क्या? ये चीज़ें आपने सीखी हैं कहीं से, आपने ये चीज़ें कहीं से नहीं सीखी, आपके दिमाग से पहले से है, ये बचपन से है। जब तीसरी नर्सरी पर 5वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, नर्सरी से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तब से आप चीज़ें ये जानते हो। और सिर्फ हमने इसका क्या किया है, एक सीक्वेंस बनाया, एक नंबर बनाया, किस प्रकार से, यानी स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग। तो ये बात तो आपको पता है, विसर्ग स्वर के साथ आते हैं। और प्लस में क्या हो? क, ख, च, छ, स, ट, ठ, स, त, थ, स, प, फ हो। तो इनको इस विसर्ग के स्थान पे क्या आएगा? बस सिर्फ और सिर्फ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। बिल्कुल भी आपको कोई चीज़ याद नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है
चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाएगी। मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल करके आप दिमाग में ये बिठा लेते हो, मुश्किल है चीज़ें, खुद ने ये सोच लिया याद होंगी नहीं, तो कैसे याद होगी। सिर्फ और सिर्फ आप देखिए, इसमें हम 5 नियम बनाएंगे। एक तो कै का नियम बनाएंगे, एक चै का नियम बनाएंगे, एक चै का, एक टै का, एक तै का और एक कै पै का और एक नियम और सिर्फ 5 नियम बनाएंगे आगे। और 5 नियम नाम मात्र के नियम, जो चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाएगी, देखते रहिए आप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे हम बात कर रहे थे इसकी कि नियम नंबर 4, वो तो एक हमारा फॉर्मूला था याद करने के लिए, क्या हो, सवर हो। सवर का मतलब 11 के 11 सवर। और उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो। और विसर्ग के बाद में क्या कह सकते हैं हम, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण हो। यही नियम है हमारा पूरा का पूरा। इतना बड़ा याद कर लीजिए और चाहे इतना बड़ा याद कर लीजिए। ये तो क्रम से सजाने के लिए इनको किस प्रकार से, इनका भी आगे जिक्र करेंगे हम। तो देखिए बात अब शुरू यहाँ से होती है, मेन बात। इसमें अब नियमों को कैसे बनाएंगे। 4 नंबर नियम की बात कर रहे हैं, तो 4 नंबर में क्या आता है, सवर हो, विसर्ग हो, प्लस में क्या हो, चै हो, छ हो, तालव्य है ना, और श हो। यही लिया था तालव्य में हमने, चै हो, छ हो, श हो। इसको पहले लेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इन दोनों को, फिर एक और नियम बनेगा। देखिए स है, तो याद रखें जो स आया है इन्हीं विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा और हलंत होगा। ये याद रखना, ये बस यही नियम है, कोई मुश्किल है। मेरे को आप ये बताइए कि इसमें आपने कोई चीज़ याद की, कहीं से कोई नई चीज़ आई, बिल्कुल नहीं आई है इसमें कोई नई चीज़। सिर्फ और सिर्फ आपने ये ध्यान दिया इसके अंदर है कि शब्दों को या वर्णों को किस प्रकार से हमने संजोया है, किस प्रकार से एक क्रम से इन व्यंजनों को लगाया है हमने। अरे क्रम से लगाए हुए हैं, ये पहले से लगाए हुए हैं हम। जब हम वर्ण विचार कर रहे थे इनको अच्छी प्रकार से समझा चुका था, तभी तो मैंने आपको कहा था भाई इन वर्ण विचार को पढ़िए आप, जो आपको संधि याद हो जाएगी उंगलियों पे, कभी नहीं भूलोगे आप। अगर वो क्लासें आपने नहीं लगाई, आपको ये च छ स का तालव्य उच्चारण स्थान होता है, कौन सा तालव्य होता है, कैसे होता है उच्चारण स्थान, ये चीज़ें नहीं पता है तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है। अगर आप शुरू से मेरी क्लासें लगाते आ रहे हो तो ये चीज़ें यकीन करिएगा कि चीज़ें आपको कभी दोबारा कहीं पढ़नी नहीं पड़ेगी। और एक दूसरी बात, पढ़नी नहीं पड़ेगी और आपको ये जुबान पे याद हो जाएगी, कहीं से कोई नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कर सकते हो इनको। तो देखिए जैसे कि बात करें, विसर्ग प्लस में च, अब ये सवर है, न है और न के बाद में ई है, विसर्ग है और आगे च है, फिर यह है। विसर्ग के बाद में बताओ क्या आया है, च आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है। तो च आया है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, यही स हो जाएगा, जो अंतिम स है। क्या हो जाएगा, स। कौन सा स, तालव्य स। आज से इनको स सलगम मत बोलना, स सिटकोण, स स्लेट, ये मत बोलना इनको, तालव्य स बोलिए आप। क्या बोलेंगे, तालव्य स बोलिए। सीक्वेंस पूछता है इनका, कौन सा स पहले आएगा, कर्म पूछता है इनका, इस चीज़ का भी थोड़ा आप ध्यान रखें। कर्म पूछे जाते हैं, इन कर्मों की ध्यान रखें आप। तो जोड़ दीजिए, जोड़ना क्या है, जैसे नी आधा स है, चे। अब हमने निश्चय कर लिया है कि संधि सीख कर ही रहेंगे, तो शब्द क्या बन गया, निश्चय। इसी प्रकार और शब्द देख लीजिए आप, बहुत शब्द हमारे पास। तो एक पर जैसे हम शब्द लेते हैं दू का। एक और आपको अच्छी बात बताऊंगा, पहले ये करवा देता हूँ, बीच में डिस्टर्बेंस ना हो आपको, इसलिए। तो ये 1-2 नियम करवाने के बाद समय रहा हमारे पास तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। समय रहे ना, एक नियम कम कर लेंगे, लेकिन जो बात बतानी है वो ज़रूरी है आपको। मैं इसके लास्ट में ज़रूर बताऊंगा आपको वो बात, चूँकि वो ज़रूरी है बातें। चूँकि परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछते हैं, कोई ये तो है नहीं कहीं से अलग से लेके आते हैं या अपने दिमाग से बना लेते हैं। भाषा है, व्याकरण है,
व्याकरण के प्रश्न होते हैं ना, वो कहीं से अलग नहीं बनते, वो यहीं से बनते हैं। जैसे दू प्लस में चरित्र, बताइए विसर्ग के बाद में च है कि नहीं है, इससे पहले ऊ है कि नहीं है, तो क्या बनेगा? दुष्चरित्र, शब्द आ गया दुष्चरित्र। इसी प्रकार से एक शब्द आता है हमारे सामने, जैसे हरि विसर्ग प्लस में चंद्र, ये च आया है, तो हरिश्चंद्र, एक हरिश्चंद्र राजा हुआ करते थे, सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे। कहते हैं ना आजकल हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं, तो बिल्कुल सत्य बोलते थे, सामने मौत भी आ जाए फिर भी सत्य बोलेंगे। इस प्रकार से एक आता है नी प्लस में छल, ये आ गया छ, देखो विसर्ग के बाद छ है ना, तो क्या हो जाएगा? फिर भी स होगा, नी स छ ल, निश्चल। इसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं, जैसे दू, कम नहीं रहना चाहिए शब्द हमारे पास, जैसे स का ले लेते हैं, दू सा स न, तो शब्द देखिए दू, ऊ है, ऊ के बाद क्या है? विसर्ग, और इसके बाद क्या आ गया? स, तो क्या हो जाएगा इसके स्थान पर? स, ये पूरा स है, तो आ की मात्रा सा स न, दुशासन। याद रखें, इस पे दोनों पे डंडे नहीं आते। कल मैंने इससे पहली वाली वीडियो के अंदर पूरा आपको डिटेल से बताया था क्यों नहीं आते ऊपर ये, तो चीज़ें देखा करो भी साथ के साथ, अगर सीखना है तो। रटाफिकेशन पे मत जाओ और ट्रिक पे मत जाओ आप। इसी प्रकार से एक शब्द आता है नी प्लस में शुल्क, ज़रूरी नहीं करवाना, संधि करवाता, संधि बहुत करवाते हैं, पर सबसे ज़रूरी ये होती है कि सीखें कैसे, बिना चीज़ों को याद किए कैसे सीखें, बिना ट्रिक से सीखें, क्योंकि ऐसे सीखें कि जो भविष्य में हमें दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में बसी रहे वो चीज़ें। तो इसी प्रकार आता है निःशुल्क, तो आपने बहुत बार निःशुल्क ऐसा शब्द देखा है, लेकिन इसका शुद्ध शब्द क्या होता है? नी, विसर्ग के बाद में सा आया तो शुल्क शब्द बनता है, निःशुल्क। ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। ये ज़्यादा वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए, अगर परीक्षा में आपसे पूछे तो आपको ये टिक करना है, ये नहीं करना। लोक व्यवहार की बात करें, लोक प्रचलित की बात करें तो ऐसा लिख देते हैं। और इसी प्रकार हम आगे एक नियम की और बात करते हैं, 5 नंबर नियम की बात करते हैं। तो ये तो सह का था, आगे जो होता है उसका मूर्धन्य सह की बात कर लेते हैं। क्या हो? सवर हो, 11 के 11 सवर, विसर्ग प्लस में क्या हो? च के बाद क्या आता है? च के बाद क्या आता है? ट हो, ठ हो, इनका थोड़ा ध्यान रखें आप, ठ हो, और इसके बाद कौन सा स आता है? ये स हो, तो इसके स्थान पर ये स हो जाएगा, याद रखना इस बात का। बस ये हमारा कंप्लीट, और ये हमने लिख दिया, इसका चर्चा तीसरे नंबर पे करेंगे। कोई मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है चीज़ें, आप समझते रहिए, और फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। धनु प्लस में टंकार शब्द आता है, धनु प्लस में टंकार, ट से लिया हमने सबसे पहले। यहाँ क्या देखिए, ऊ, क्या है इसके बाद? विसर्ग, इसके बाद क्या है? ट, ऊ के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद आ गया ट, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये क्या है? मूर्धन्य, तो यहाँ पे मूर्धन्य ही स हो जाएगा, याद रखें। और यहाँ क्या रहा? धनु स टंकार, जोड़ दीजिए, धनु स टंकार, धनुष टंकार। इसी प्रकार से एक शब्द आता है नी प्लस में ठुर, नी प्लस में ठुर, नी निष्ठुर, ठ आया है, तो ठ आया है तो कॉमन सी बात है, आप समझ गए हैं, इतनी तो आपने दिमाग से पढ़ रहे हैं तो पता चल जाएगा अभी मूर्धन्य स का ही प्रयोग किया जाएगा। एक शब्द इसमें और इम्पोर्टेंट आता है, पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में, जैसे शब्द देखिए आप,
जैसे चतु प्लस में टीका, ट आया है तो क्या बनेगा, चतुष्टीका, चतुष्टीका। यानी इन संधियों के अंदर आगम होता है, जो वर्ण हैं उनका क्या हुआ है, आगम, ये आगम संधियाँ कहलाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें। चीज़ें समझ में आ रही है आपको, इसका स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। पहले नियम की हमने बात कर चुके हैं, दूसरे की बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा कौन सा है, तैत है और स हो, विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में तैत है और स हो तो क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। अब समझ गए हैं मेरे हिसाब से आप। नियम नंबर बात करते हैं हम, नंबर बात करते हैं 6 की। क्या हो, स्वर हो, विसर्ग हो, प्लस में क्या हो, इसके बाद बताएं भैया आप, तय हो, सही है बिल्कुल, थ हो और दंत्य से, ये दंत्य वर्ण है, ये भी दंत्य है फिर, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अब तो बताने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठ गई ये बातें, यानी दंत्य ही से हो जाएगा। जैसे जैसे शब्द आता है हमारे सामने दू प्लस में तर, दू, यहाँ क्या हो गया, विसर्ग के तय आया है तो विसर्ग पे क्या हो जाएगा, स तर, जोड़ दीजिए। आधा स आया है तो कैसे जोड़ेंगे, दुस्तर, समझे। इसी प्रकार से एक शब्द आता है हमारे सामने नी प्लस में तेज, तो शब्द क्या बनेगा, निस्तेज। देखें दिमाग चल रहा है ना, बिल्कुल बड़े फास्ट। एक शब्द बड़ा ही आप बोलते हैं, नमस्ते जी, बोलते हैं ना नमस्ते जी, तो क्या आएगा, नमः, नमस्कार करना, और ते, बस सिंपल सी बात। जहाँ स दिखाई दे रहा है आधा, वहाँ क्या हो गया, विसर्ग, नमस्ते। तो इसी प्रकार एक और देखिए आप, जैसे नी विसर्ग प्लस में सार, क्या बनेगा, निस्सार। ये थोड़ा ध्यान रखिए आप, दो से आते हैं यहाँ, निस्सार, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे देखकर, निस्सार, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आप पहली बार सुन रहे हैं। पर विश्वास कीजिएगा कि जो शब्द सुन रहे हैं वो एकदम बिल्कुल प्रामाणिकता से, बिल्कुल शुद्धता से ये आपको बताए जा रहे हैं। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप इस जो वीडियो पे जो शब्द आपको करवाए जा रहे हैं, आंख बंद करके विश्वास कर लीजिएगा और पूरा आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं भी ये शब्द सही है, इस प्रकार से शब्द शुद्धि होगी इसकी। इसी प्रकार एक शब्द आता है नी विसर्ग प्लस में संदेह, बहुत बार पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, निस्संदेह, देखा है ऐसा, निस्संदेह। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें आप, ये शब्द आपके लिए नए आए हैं कुछ। और एक शब्द आता है, इंपॉर्टेंट है, करके रख लीजिए आप, नी संतान, ऐसा लिखा हुआ मिलता है आपको, और एक मिलता है नी विसर्ग के स्थान पे संतान, संतान नहीं है जिनके, निसंतान शुद्ध है, लेकिन ये इससे ज़्यादा शुद्ध है। अगर परीक्षा में पूछे तो आप दोनों शब्द दिए हो तो प्राथमिकता इसको देंगे, ये शुद्ध है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे पहले एक शब्द आया था ना हमारे सामने निःशुल्क, उसी की तरह बिल्कुल ये निःशुल्क और निसंतान ये लिखे हुए मिलते हैं। ये सिर्फ लोक व्यवहार के लिए हैं। वर्तनी की दृष्टि से देखें या व्याकरण की दृष्टि से देखें या परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये शब्द शुद्ध है। हाँ, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अंतिम बाद में बताऊंगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि आपको दू मिले, जैसे हमने दू की भी चर्चा की है, और जैसे और नी की भी चर्चा की है। इनसे कुछ शब्द बनाए थे हमने, जैसे एक शब्द बनाया था ये आपके सामने ही है, जैसे दुस्तर, और एक बनाया था जैसे ये लिखा हुआ है निस्सार, ये देख लीजिए निस्सार। अगर आप इनमें से आपसे पूछ लिया जाए उपसर्ग पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे, वही बात कल वाले नी लिखेंगे या फिर निर लिखेंगे, नी लिखेंगे या निर लिखेंगे या फिर निस लिखेंगे,
देखिए कल भी मैंने बताया था आपको, नी कोई उपसर्ग नहीं होता है, निस उपसर्ग होता है हिंदी का। इस चीज़ पे थोड़ा आप ध्यान दें। जैसे निस बना है, अगर आपसे संधि विच्छेद नी ना देकर अगर ये दे दिया जाए निस प्लस में सार, ऐसा दे दिया जाए तो आप इसको शुद्ध मानेंगे। ये शुद्ध मानना है आपको, ये नहीं मानना है। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार से अगर दू दे दिया जाए आपको और यहाँ पे दुस दे दिया जाए तो आपको ये शुद्ध मानना है, ये गलत मानना है। इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें। अगर ये ध्यान रखें आप, ये सही मानना है। एक शब्द आता है पुनः, ये दे दिया जाए और एक दे दिया जाए पुनश्च, तो इसको आप गलत मानेंगे और इसको शुद्ध मानेंगे। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। नी सही है या निर या नीस, नार, इसकी हम कल चर्चा कर रहे थे। अगर निर की बात करें, निर दे दिया जाए, ये भी उपसर्ग होता है और निस भी उपसर्ग होता है। तो जहाँ व्यंजन विसर्ग संधि की बात करें तो आपको ये देगा। चीज़ें समझ में आई आपको? आज हम ये पढ़ चुके हैं 3, आज हम 3 की चर्चा कर चुके हैं। कल हमारे कैक है और पैफ है रहते हैं, इसमें एक नियम बनेगा और एक इसका अपवाद है वो बनेगा। ये 2 मुख्य रूप से हमारे विसर्ग संधि के रहते हैं और कल वाली क्लास इससे भी बढ़िया होने वाली है, आप ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ईमानदारी से वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने मित्रों से सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं और उनको बोलें कि वीडियो देखें और चीज़ों को सीखें। ज़्यादा भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पढ़ना पढ़ाना नहीं, सीखना और सिखाना ज़रूरी है और वही हम कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेशन में आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।